हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के जो राजकीय आईटीआई हैं उसमें नई नई भर्ती आई हुई उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, उसको बताना चाह रहे हैं कि किस किस ज़िले में वैकेंसी आई हुई है। तो आप सभी इसको अगर एलिजिबल हैं तो उसको ध्यान से देख लीजिए और उसको अप्लाई कर लीजिए, जिससे कि इसमें आप जो अगर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है तो बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। इसमें ठीक ठाक वेतन मिलता है और इसमें आपको आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी करने का मौका भी मिल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाना भी नहीं रहता है। तो इसके बारे में बताने वाला हूँ। इसमें इंस्ट्रक्टर मतलब अनुदेशक की भर्ती आई हुई है, जो उत्तर प्रदेश के राजकीय आईटीआई में वैकेंसी निकली हुई है। अलग अलग ज़िले के लिए अलग अलग पद हैं, अलग अलग योग्यता है, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आप सभी को। तो इसमें संत कबीर नगर ज़िले में वैकेंसी आई हुई है, जिसकी स्टार्टिंग तिथि स्टार्ट हो गया है अप्लाई करने के लिए। स्टार्टिंग तिथि और अंतिम तिथि क्या है, इसकी 25 मार्च 2026 है। और बस्ती ज़िला में भी वैकेंसी आई हुई है। बस्ती ज़िले में भी वही है, 25 मार्च तक ही वैकेंसी की अंतिम तिथि है। और सिद्धार्थ नगर में भी वैकेंसी आई हुई है। सिद्धार्थ नगर की भी अंतिम तिथि 25 मार्च ही है। और बांदा ज़िले की वैकेंसी आई हुई है। बांदा ज़िले की अंतिम तिथि 24 मार्च है। चित्रकूट जिन जनपद की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी भी अंतिम तिथि 24 मार्च है। हमीरपुर की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी भी अंतिम तिथि 24 मार्च है। महोबा की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी भी अंतिम तिथि 24 मार्च है। इसका मतलब हमारे पास जो अभी वर्तमान वैकेंसी आई हुई है, लगभग लगभग जो है इसमें 8 से 9 जनपद की वैकेंसी आई हुई है। बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आप लोग अप्लाई करके अगर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है तो शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद इंटरव्यू में हो जाता है। अगर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है तो नौकरी मिल जाती है। तो ये मान चलिए कि बहुत अच्छा आपके लिए है। और इसमें अनुदेशक का ही पद है, जिसको हम लोग इंस्ट्रक्टर कहते हैं। और इसमें हम लोग योग्यता की बात करें तो अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी निकली हुई है। जैसे इसमें फैशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी निकली हुई है, और आरएसी की वैकेंसी निकली हुई, आरएसी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी होती है, और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है जो उसकी वैकेंसी निकली हुई है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन की वैकेंसी जो है उसकी निकली हुई है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल स्पेशल जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, और सर्वेयर की वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें इन सभी ट्रेड की वैकेंसीज हैं। और आप एक ट्रेड नया सुने होंगे, हेल्थ हेल्थ सेक्टर और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। जो हेल्थ सेक्टर की बात हो रही है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है। ये आईटीआई के एक नया ट्रेड है जो अलग अलग जगहों पर इसमें जो ट्रेनिंग चल रही है, अभी नया नया ट्रेड आया हुआ है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चांस है। अभी जो है बहुत कम ही लोग इस ट्रेड से आईटीआई करके निकले हुए हैं। तो बहुत अच्छा चांस है इसमें कि आप लोग अगर अप्लाई कर देते हैं, आईटीआई किए हुए हैं या फिर आईटीआई से हायर एजुकेशन आपके पास है तो अप्लाई कर देंगे तो आसान रहेगा। इसमें आप सभी के होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और इसमें योग्यता की बात करेंगे। अभी किस ट्रेड में ये वैकेंसी निकली हुई है इसके बारे में हमने बता दिया है आप सभी को। और इसकी योग्यता क्या रहेगी, तो इसमें मैंने जो जो भी ट्रेड बताया है इन सभी ट्रेड से संबंधित आईटीआई होना चाहिए आपका, या फिर जो है डिप्लोमा होना चाहिए आपका, या फिर बीटेक होना चाहिए। इन सभी ट्रेड से रिलेटेड आईटीआई या डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए। इसके साथ में इन तीनों में से कोई एक ट्रेड से आपका जो है आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए। इसके साथ में सीआईटीएस या सीटीआई 1 साल का जो होता है वो कोर्स होना कंपलसरी है। अगर सीआईटीएस नहीं है, भले ही आपने आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। भले ही सेवा योजन पोर्टल पर आपके लॉगिन आईडी करने पे ये पद अगर दिख रहे हैं, आप अप्लाई कर देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट का मतलब शॉर्ट लिस्टिंग में आपका नाम नहीं आएगा उसमें। तो आवेदन करने से पहले ये ध्यान दे लीजिएगा कि आपके पास पूरी पूरी योग्यता हो। इसमें आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक इन तीनों में से कोई एक के साथ में सीआईटीएस या सीटीआई होना अनिवार्य है। इसमें आपके पास योग्यता प्लस आपके पास सीआईटीएस ये होना चाहिए। इसके साथ साथ में जो है अनुभव भी लिया जाता है, अनुभव को वरीयता दिया जाता है। जैसे अगर आपने सिर्फ आईटीआई और सीटीआई किया हुआ है या सीआईटीएस किया हुआ है तो कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, तभी आपको उसमें प्रेफर किया जाएगा। उसी तरीके से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, उसके साथ में सीआईटीएस या सीटीआई किया हुआ है, तो कम से कम 2 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए, तभी आपको उसमें प्रेफर किया जाएगा, अन्यथा प्रेफर नहीं किया जाएगा।
उसी तरीके से अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो बीटेक करने के साथ साथ में आपके पास CITS या CTI होना चाहिए। CTI होने के बाद आपके पास कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। यदि आपने बीटेक प्लस CTI किया हुआ है तो 1 ही वर्ष का अनुभव लेता है। अनुभव की बात करें हम तो उसमें अनुभव जो प्रमाण पत्र लगता है ऐसी जगह से होना चाहिए जिसमें आपको एक प्रमाण पत्र मिला हुआ है हो, किसी संस्थान में आपने पढ़ाया हुआ हो या फिर किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में आपने काम किया है तो उसका एक प्रमाण मिलता है। किसी किसी जनपद में कोई एजेंसी जो आउटसोर्सिंग एजेंसी काम कर रही हैं उसमें अब अनुभव प्रमाण पत्र के साथ साथ बैंक डिटेल भी मांग रही है कि अगर आपने 1 साल तक नौकरी किया है कहीं पे तो उसकी जो सैलरी आई हुई है उसका बैंक डिटेल हमको दे देंगे, कि बैंक स्टेटमेंट देंगे। या फिर जो है कोई जनपद में इस तरीके से हो रहा है कि अनुभव प्रमाण पत्र के साथ में उसमें सैलरी स्लिप भी मांग ली जा रही है कि अगर आपने 2 साल तक या 3 साल तक 1 साल तक अगर आपने काम किया है किसी जगह पे तो उस जगह से आपको जो वेतन मिला हुआ है उसकी जो सैलरी होती है सैलरी स्लिप आप जमा करेंगे तभी माना जाएगा कि आपने वहाँ पे अनुभव लिया है, काम किया है। तो इसमें छाँटने का भी एक ऑप्शन ये बना दिया गया है कि हाँ जो है अगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो उसमें छाँट दिए जाएंगे। तो अब इतनी बात हो गई। इसके साथ में हम बता दें, अभी पिछले वीडियोज में मैंने बताया था कि जो वैकेंसीज आई हुई थी उस वैकेंसीज में भी मैंने बता दिया था कि जो है वेतन कितना है। तो वेतन इसका 23,600 रुपये होता है। जो मूल वेतन मतलब जितना मिलता है, ग्रास वेतन जो होता है वो 23,600 रुपये मंथली होता है, जिसमें से आपके PF SIC जो होता है वो कटौती होने के बाद में 18,700 रुपये इन हैंड मतलब आपके खाते में पैसा आएगा, सैलरी आएगी। 18,700 रुपये ही मान के चलते हैं हम लोग। और आयु की बात करते हैं तो आयु उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मानक रखे हुए हैं, जो भी उत्तर प्रदेश में आयु ली जाती है उतना ही है। 21 साल से लेकर के 40 साल तक की आयु होती है मिनिमम, मतलब कम से कम आयु जो है इसमें 21 साल ली जाती है और अधिकतम आयु 40 साल ली जाती है नॉर्मल लोगों के लिए। बाकी जो आरक्षित वर्ग हैं उनको आरक्षण मिलता है, आयु में छूट मिलती है। इसमें आयु में 5 वर्ष की OBC को, SC को, ST को 5 वर्ष की आयु की छूट मिलती है। बाकी अन्य जो सब कैटेगरीज होती हैं तो उनको भी कुछ न कुछ अतिरिक्त छूट मिल जाता है। आरक्षण की बात हम लोग करते हैं तो आरक्षण इसमें सीटें अगर आरक्षित होती हैं तो कुछ सीटें मान लेते हैं OBC के लिए आरक्षित हैं या SC के लिए आरक्षित हैं या ST के लिए आरक्षित हैं या EWS के लिए आरक्षित हैं। तो जिस कैटेगरी के लिए जो सीट आरक्षित रहेगी उसी कैटेगरी के ही कैंडिडेट उसमें शॉर्ट लिस्टिंग किए जाते हैं या उन्हीं का ही आवेदन स्वीकार किया जाता है। और अन्य कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की जाती है। भले ही आपके पास सारी योग्यता हो, पूरा अनुभव हो, सबसे ज़्यादा अनुभव हो, फिर भी अगर आप क्या कहते हैं उस कैटेगरी में नहीं है तो उस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा जिस कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो अप्लाई करने से पहले आप लोग थोड़ा सा ये भी ध्यान दे लीजिएगा कि उसमें किस कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और इसको देखने के लिए आप लोगों को सीधा सा रास्ता है कि आप सेवा योजना पोर्टल पर जाएंगे और आप अपनी लॉगिन ID से लॉगिन करेंगे। सेवा योजना पोर्टल में जब लॉगिन कर लेंगे तो जो वैकेंसी दिखने लगेगी तो एक तरफ होता है कि आवेदन करें और दूसरी तरफ होता है कि उसका विवरण, वैकेंसी का विवरण जो होता है तो विवरण पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा और उसमें डिटेल पूरा लिखा रहता है। और किसी किसी वैकेंसी में मतलब ज़्यादातर वैकेंसीज में ये होता है कि एकदम नीचे जो है डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन भी होता है, उसकी वैकेंसी का एकदम पूरा डिटेल जो विभाग द्वारा एक आदेश हुआ रहता है कहाँ ये वैकेंसी है, इतने पद हैं, इसमें ये आरक्षण है, ये आयु मांगी गई है। तो उसमें PDF पूरा जो है शासन का जो आदेश होता है, विभाग का जो आदेश होता है उसमें लगा हुआ होता है। उसको डाउनलोड करके अगर आप देख सकते हैं तो उसमें पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने पद हैं, इसमें कितनी वैकेंसीज है, क्या योग्यता है, क्या इसमें जो है अनुभव मांगा गया है और अतिरिक्त में और क्या उसमें हम लोग लगा सकते हैं जिससे हमारी शॉर्ट लिस्टिंग होने में आसानी हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में ठीक ठाक से नॉलेज हो गया होगा। और अगर आप सेवा योजना पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है तो यथाशीघ्र रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होता है, नहीं तो उसमें ID प्रेजेंट में जो है
लॉक हो जाने के चांसेस ज़्यादा रहता है। शुरुआत में जब आपको अच्छे से पता नहीं रहता किस तरीके से कैसे क्या करना होता है, बार बार लॉगिन करने का प्रयास करते हैं और वो बैक कर देता है, तो उसमें लॉक कर देता है कुछ दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें फिर से खुल जाता है आपको पोर्टल, तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना पूरा डिटेल भर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं नई बना करके पोर्टल पर डालता रहूँ, अपने चैनल पर डालता रहूँ, तो आपके पास आसानी से पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।